उठा के देख लो, उसकी भी बॉडी सरफेस एकदम पॉलिश्ड और शाइनी और एकदम चमकीली सी होती है। अगर कौवा काला है तो सारे ही कौवे काले होते हैं। कभी मैंने नहीं देखा कि बर्ड ने बर्ड को ही जन्म दिया हो, वो हमेशा अंडे देती है, ओविपेरस होती है। मार नहीं सकता, उसका शिकार जल्दी कोई नहीं कर सकता, एंड दे हैव डिफरेंट अडेप्टेशन, अडेप्टेबिलिटी उनमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन। माई सेल्फ सोना मोहिनी और बायोलॉजी एजुकेटर, और आज हम लोग करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के एग्जाम्स में आने के हाई चांसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे एंड आफ्टर दैट हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी टारगेट करेंगे। अब देखो, इस चैप्टर में ना हमें बेसिकली सारे फाइलम के बारे में सब कुछ पढ़ना पड़ता है। उसके अलावा जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है कि हम किसी भी फाइलम में किसी भी फाइलम को हम किस बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हैं। अगर बात करें हम पोरीफेरा की या सिलेंट्रेटा की या एनेलिड की या इसके हेलमिन्थ्स की, तो व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्लस उनके खुद के क्या क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट मेक देम स्टैंड आउट ऑफ ऑल द गिवन फाइलम्स, इसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। नाउ अब सिंस आप लोगों का एक बोर्ड एग्जाम वाला क्लास नहीं है, यू आर स्टडिंग इन क्लास 11th ओनली, तो आप लोगों के स्कूल में जो एग्जाम्स होंगे ना, उसमें प्रोबेबिलिटी के साथ मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं कि हर एक फाइलम को टारगेट करते हुए उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही मैंने मतलब मैं यहाँ पर इस क्लास में लेकर आई हूँ। तो अगर आप लोग ये वाला सेशन पूरा देखते हो, आपको सबसे पहले इस चैप्टर का एक क्रिस्प नॉलेज तो पूरा मिल जाएगा, एक अच्छी खासी रिवीजन हो ही जाएगी। उसके अलावा देयर आर मेनी चांसेस कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में हिट कर पाओगे ये वाला सेशन देखने के बाद फ्रॉम एनिमल किंगडम। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कुछ एमसीक्यूज के साथ, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट भी बना रहे और क्लास थोड़ी सी इंटरैक्टिव हो जाए। सिंस ये रिकॉर्डेड सेशन है तो मैं आप लोगों के आंसर्स ना देख पाऊंगी ना पढ़ पाऊंगी चैट में, लेकिन हाँ ट्राई करना कि आप अपने नोट्स, अपना पेन, अपने बुक्स वगैरह सबके साथ बैठना ये सेशन देखने के लिए। और जैसे जैसे मैं जो क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ, फर्स्ट ट्राई टू गिव आंसर ऑन योर ओन और फिर मैच करना कि वो आंसर आपका सही हुआ या नहीं हुआ। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर का वन शॉट नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना जरूर से, एंड उसको देखने के बाद आप, मुझे नहीं लगता कि कोई सा भी क्वेश्चन है जो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ और वो वन शॉट देखने के बाद आप लोगों से ना हो पाए। प्लस सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सीबीएसई एनसीईआरटी बेस्ड है, कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है। तो जब भी लगे कि किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो गई या किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आ रहा, लुक आउट इन द एनसीईआरटी बुक और आपको उस चैप्टर के अंदर वो पर्टिकुलर पॉइंट जरूर मिलेगा। अदरवाइज आप कमेंट भी कर सकते हो, आई विल ट्राई टू गिव यू द आंसर। नाउ मूविंग ऑन, पहला क्वेश्चन है मेटामेरिज्म इज प्रेजेंट इन। अब ये मेटामेरिज्म होता क्या है और ये किस में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन है आपके सामने, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, कॉर्डेट्स या फिर ऑल ऑफ देम। अब आपको पता है कि मेटामेरिज्म जैसा एक यूनिक फीचर ऑल ऑफ देम में तो हो नहीं सकता, किसी एक में ही होगा। तो मेटामेरिज्म इज जस्ट अ वे इन विच बॉडी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स। बॉडी में जब लंबी लंबी ऐसी हॉरिजॉन्टल धारियां, ऐसे सेगमेंटेशन दिखती है ना, तो उस तरह के हम फिनोमेना को या उस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं मेटामेरिज्म या मेटामेरिकली सेगमेंटेड। ठीक है, तो मेटामेरिकली सेगमेंटेड यानी कि बहुत सारे सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। अब अगर तुम लोग देखोगे ध्यान से तो एक ऑप्शन जिसको ऑल ऑफ दीज ये है, ऑप्शन नंबर डी, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसको ना हम आउट कर देते हैं, सीधी सी बात है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कॉर्डेट्स में मेटामेरिज्म कहाँ, कौन सा सेगमेंट दिख रहा है तुमको मेरी बॉडी में? नहीं है ना, तो कॉर्डेट भी नहीं हो सकता। बात करें अगर आर्थ्रोपोड्स और एनेलिड्स की, तो आर्थ्रोपोड्स में आते हैं इंसेक्ट्स, है ना, कीड़े मकोड़े। आपको पता है इंसेक्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, कॉकरोचेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, दे एग्जिबिट जॉइंट
अपेंडेजेस, जॉइंटेड अपेंडेजेस एंड नॉट मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म सिर्फ और सिर्फ एनालीड्स में ही हो सकता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हैं किसी क्वेश्चन को लेकर, लेकिन अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे तो एलिमिनेशन टेक्निक से भी हम कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। So this is a very good way to do that. Now moving on to the next question now. Choose the incorrect match. Coelentrates radial symmetry, mollusk radial symmetry in adults, platyhelminths ट्रिप्लोब्लास्टिक, टीनोफोर ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब बताओ कि ट्रिप्लोब्लास्टिक या फिर रेडियल सिमेट्री किसमें किसमें पाई जाती है। बहुत ही इजी है। अगर आप चैप्टर उठाकर देखोगे एनसीईआरटी का, तो आपको दूसरे ही पेज में, चैप्टर के दूसरे ही पेज में एक बड़ा सा एक फ्लो चार्ट टाइप का दिखेगा और उसमें होंगे किंगडम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी या फिर सिलोम और फाइलम। ये कॉलम दिया हुआ होगा और उसके बेसिस पर फ्लो चार्ट बने हुए होंगे। तो अब आप लोग बताओ कि शुरुआत से लेकर कब तक रेडियल सिमेट्री देखी जाती है और किसमें किसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है 3 जर्माइनल लेयर्स। 3 जर्माइनल लेयर्स यानी कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो जो डिप्लोब्लास्टिक यानी हैविंग 2 जर्माइनल लेयर्स वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लोअर फाइलम्स में बिलोंग करते हैं, लाइक पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। तो अब जब मैंने टीनोफोरा बोल दिया है तो यू नो कि आंसर यहाँ पर डी ही होने वाला है। अदरवाइज इसके अलावा मैं तुम लोगों को एक चीज समझा देती हूँ, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा वेल डेवलप नहीं होते, तो उनमें मीजोटर्म वाली लाइनिंग जो होती है, एम्ब्रियोनिक जर्माइनल लेयर, वो एब्सेंट होती है। जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है और ज्यादा फाइलम्स डेवलप होने जाते हैं तो हायर फाइलम में आपको मीजोडर्म भी दिखाई देगा एंड मीजोडर्म से लाइन की हुई बॉडी कैविटी यानी कि सिलोम भी दिखाई देगी। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना एक्सप्लेनेशन आई थिंक काफी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू सिलोम अपीयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग इवोल्यूशन। आ गए हम लोग वापस से सिलोम में। सिलोम क्या है? बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी क्या होता है कि जो आउटर बॉडी वॉल है ना, बॉडी वॉल का इनर लेयर और जो सबसे अंदर में तुम्हारा सॉफ्ट ऑर्गन्स या फिर हम कह सकते हैं एलिमेंट्री कनाल का जो आउटर लेयर होता है, उसके बीच में बॉडी खोखली सी होती है, उसमें सिलोम होता है यानी कि बॉडी कैविटी होती है। और जब वो सारे सिलोम वाला जो पार्ट है ना, अगर वो सिलोम चारों तरफ से मीजोडर्म से लाइन किया हुआ होगा, दे विल बी नोन एज ट्रू सिलोमेट्स, या फिर हम उस तरह के सिलोम को ट्रू सिलोम बोलेंगे। अगर मीजोडर्म पाउचेस में प्रेजेंट होगा, थक्के में स्कैटर्ड है वो, ठीक है, तो वो हो जाएगा फॉल सिलोम। और अगर बिल्कुल भी कोई सिलोम नहीं प्रेजेंट होगी तो वो एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स या फाइलम के मेंबर्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर ट्रू सिलोम के बारे में पूछ रहा है। ट्रू सिलोम किसमें किसमें पाई जाएगी? एकाइनोडर्मेटा, एनेलिडा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स या फिर एस्केहेल्मिन्थ्स। अब आंसर तो इसका बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यू हैव टू गेस इट। गेस करो कि इसका आंसर क्या होगा। एंड यू गाइज आर एब्सोल्युटली राइट, इट इज एनेलिडा। एनेलिडा में ट्रू सिलोम पाया जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में नहीं पाया जाता। एस्केहेल्मिन्थ्स इज द ओनली फाइलम जिसमें फॉल्स सिलोम देखा जाता है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द लेयर एब्सेंट इन द एम्ब्रियोज ऑफ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म या मीजोग्लिया। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, अभी अभी इसको समझाया है मैंने तुम लोगों को। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जर्माइनल लेयर्स क्या होते हैं। अच्छा, जर्माइनल लेयर क्या होते हैं ये भी मैं बता देती हूँ। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ना 2 तरह के जर्म सेल्स, जर्माइनल लेयर्स बनते हैं, जर्म सेल्स नहीं, जर्माइनल लेयर्स बनते हैं। अब 2 तरह के या 3 तरह के, डिपेंडिंग अपॉन कि वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। अगर वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है तो 2 जर्माइनल लेयर्स पाए जाएंगे उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में, यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म। बॉडी का हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गन, हर एक चीज
उसी एक्टोडर्म या एंडोडर्म में से ही डिराइव होगी, चाहे वो मसल्स हो या बोन हो या हार्ट हो या किडनी हो या स्किन हो या ब्लड वेसल्स हो या ब्लड हो, वट एवर इट इज, वो एक्टोडर्म या एंडोडर्म में से ही किसी में से ओरिजिन करेगा। जब ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के हम बात करते हैं तो उसमें 3 जर्माइनल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी उसका एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है, उसका जो एम्ब्रियो है वो 3 लेयर प्रोड्यूस करेगा, एक्टोडर्म, मिडिल मीजोडर्म और इनर एंडोडर्म। और उसके बॉडी के हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गन, सब कुछ इन्हीं तीनों में से किसी जर्माइनल लेयर से ओरिजिन करेंगे, यानी कि निकलेंगे, बनेंगे। तो अब आपको बताना है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में कौन सी लेयर एब्सेंट होती है, एंड योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि आपने आंसर इसका सही किया होगा। द राइट आंसर इज मीजोडर्म। मीजोडर्म जो है वो एब्सेंट होता है डिप्लोब्लास्टिक में, और प्रेजेंट किस में होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सम एनिमल ग्रुप्स द बॉडी इज फाउंड डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है, एटलीस्ट सम ऑर्गन्स उसमें होंगे, हर कंपार्टमेंट में कोई ना कोई ऑर्गन होगा। दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज कॉल्ड सेगमेंटेशन, मेटामेरिज्म, मेटाजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस। वेरी इजी, अगेन वेरी इजी, बहुत बढ़िया, करने की कोशिश करो। अभी थोड़ी देर पहले बताया यार, पहला ही क्वेश्चन हमारा इससे रिलेटेड था, पहला ही क्वेश्चन हमारा इससे रिलेटेड था। सेगमेंटेशन, मेटामेरिज्म, मेटाजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस, तीनों चारों का मतलब अलग अलग है। अभी मैंने तुम्हें बताया बॉडी जो है सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। इस तरह के बॉडी स्ट्रक्चर को हम मेटामेरिज्म कहते हैं। मेटामेरिज्म यानी कि अब जैसे कोई भी बॉडी है ना, डिफरेंट सेगमेंट्स में प्रेजेंट है, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में प्रेजेंट है, हर एक कंपार्टमेंट के अंदर कोई ना कोई ऑर्गन है। जैसे अगर आप अर्थवॉर्म की स्टडी करोगे तो अर्थवॉर्म में जितने भी पेयर्स ऑफ सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्वेश्चन पहले पूछा जाता था जब अर्थवॉर्म हमारे सिलेबस में होता था तब, कि अर्थवॉर्म का रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, ब्रेन या फिर ब्रेन डाइजेस्टिव सिस्टम कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, कहाँ से कहाँ तक के सेगमेंट के बीच कौन सा बॉडी का पार्ट होता है। तो ये ही होता है मेटामेरिज्म। मेटाजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस तो हो ही नहीं सकता, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in case of poriferans the spongocele is lined with flagellated cells called। अब सीधा सीधा हम लोग आ चुके हैं पोरीफेरा फाइलम में, धीरे धीरे करके हम बढ़ते बढ़ते आगे सारे फाइलम को कवर करेंगे। बट पोरीफेरा थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है ना बेटा, क्योंकि ये सबसे अलग है। ये टिश्यू, ये सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट करता है। सेल से बने हुए हैं बॉडी, मल्टी सेलुलर है बट सिर्फ सेल ही है बॉडी में, नो टिश्यू, नो ऑर्गन, नथिंग। एंड स्पॉन्ज की तरह होता है, क्योंकि सेल्स जो है थोड़े थोड़े स्पेसेस में प्रेजेंट होते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा स्पॉन्जी सा हो जाता है। इसी वजह से हम पोरीफेरेंस को स्पॉन्जेस भी बोलते हैं, ठीक है। Euspongia or Spongilla, sponges, there are different animals belonging to phylum Sponge या फिर phylum Porifera। अब स्पॉन्जोसील चारों तरफ से कुछ फ्लैजेलेटेड सेल से जो लाइन होती है उसको हम बोलते क्या है, ऑस्टिया, ऑस्कुला, कोआनोसाइट, मेसेनकाइमल सेल। बहुत सिंपल है। अगर आप लोगों ने पोरीफेरा के बारे में पढ़ा है तो दिस क्वेश्चन इज नथिंग, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। And you are guessing it absolutely right. The right answer is कोआनोसाइट्स। कोआनोसाइट्स को बेटा हम कॉलर सेल्स भी बोलते हैं। तो कोई सा भी जो स्पॉन्जोसील है ना, इट इज द सेंट्रल कैविटी, इट इज द सेंट्रल कैविटी और स्पॉन्जो सील। सील का मतलब ही होता है कैविटी। सील वर्ड जहां आ जाए समझ जाना कैविटी। स्पॉन्जो यानी कि स्पॉन्जेस में पाए जाने वाली कैविटी, स्पॉन्जेस में पाए जाने वाली कैविटी को हम स्पॉन्जोसील बोलेंगे। चारों तरफ से फ्लैजेलेटेड सेल्स अलाइंड होती है जिसको हम कॉलर सेल्स या कोआनोसाइट्स बोल सकते हैं। ऑस्टिया, ऑस्कुला जो है, दीज आर द माइन्यूट पोर्स। ये क्या होते हैं, माइन्यूट, ये होते हैं माइन्यूट
पोर्स, ऑस्क्यूला जो होता है एक बड़ा सा ओपनिंग होता है, जब वाटर करंट पोर्स के थ्रू यानी ऑस्टिया के थ्रू अंदर जाते हैं तो ऑस्क्यूला या ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकल आते हैं. सो दिस इज द थिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, the in most simple type of canal system of porifera water flows through which one of the following ways. सबसे जो सिंपल कनाल सिस्टम होती है उसमें किस तरह से वाटर किस डायरेक्शन में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा. ऑस्टिया स्पॉन्जोसील ऑस्कुलम एक्सटीरियर, स्पॉन्जोसील ऑस्टिया ऑस्कुलम एक्सटीरियर, ऑस्कुलम स्पॉन्जोसील ऑस्टिया एक्सटीरियर, ऑस्कुलम ऑस्टिया स्पॉन्जोसील एक्सटीरियर. वेरी नाइस क्वेश्चन इट इज, बहुत प्यारा क्वेश्चन है. अभी मैंने तुम लोगों को बताया है, इसके पहले ही क्वेश्चन में मैंने तुम लोगों को बताया है इसका आंसर. जल्दी 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 सोचो क्या होगा. अभी मैंने बोला है ना कि पोर्स के थ्रू पानी अंदर आता है. अब पानी जब अंदर आएगा तो पहुंचेगा कहाँ पे, बॉडी के बीचों बीच अंदर के तरफ है बड़ी सी बॉडी कैविटी यानी कि स्पॉन्जोसील. तो वो सारा पानी स्पॉन्जोसील में भरेगा. पानी के थ्रू जो छोटे छोटे जू प्लैंक्टॉन्स या फिर जो भी खाने पीने की सामग्री एंटर हुई पानी के साथ वो स्पॉन्जोसील में ही रह जाएगी और स्पॉन्जोसील से होते हुए ऑस्कुलम या ऑस्कुला के थ्रू बाहर एक्सटीरियर में पहुंच जाएगा. सो द राइट आंसर विल बी ए, ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील, ऑस्कुलम एंड एक्सटीरियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिंजिंग कैप्सूल्स और नेमाटोसाइट्स आर फाउंड इन. अब देखो ये जो है ना इट इज अ यूनिक फीचर. किसका ये यूनिक फीचर है बताओ. यही है क्वेश्चन कि ये किसका यूनिक फीचर होगा. नेमाटोसिस किस में पाए जाते हैं, सी एनेमोन में, सी पेन में, सी फैन में या फिर ऑल ऑफ दीज. अब फिर से ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा लेकिन तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है बेटा. बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो. अब तुम्हें पता है पोरीफेरा के बाद अगला आ जाता है सीलेंट्रेटा, राइट. सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, स्टिंजिंग कैप्सूल्स या फिर निमैटोसाइट्स किस में पाए जाते हैं, सीलेंट्रेटा में पाए जाते हैं, है ना. सी एनिमोन, सी पेन, सी फैन, ऑल ऑफ दीज. ये सी एनिमोन, सी पेन, सी फैन ये सब कुछ उसी फाइलम के मेंबर्स हैं. तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज. यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज. बहुत बढ़िया, डूइंग इट वेरी वेल. अगर यहाँ तक आपके सारे क्वेश्चंस अभी तक सही हुए हैं, वेरी नाइस, सो प्राउड ऑफ यू. और अगर कुछ कुछ गलत हुआ भी है, डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल एंड इसको हम लोग मिलकर कर लेंगे. ठीक है. Okay, moving on to the next question. टीनोफोर्स अब आ गया. देखो सीधा सीधा सा ये क्वेश्चन टीनोफोर के ही ऊपर है. परफॉर्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, हैव इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, बोथ ए एंड बी, हैव सेपरेट सेक्सेस. तो टीनोफोर का क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है रिगार्डिंग देयर जेंडर और देयर वे ऑफ हैविंग बॉडी सिमेट्री या फिर जो भी है, ठीक है. तो क्या ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करेंगे, दोनों ही होगा ए और बी या फिर इनके सेपरेट सेक्सेस होते हैं. बेसिकली इनके रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर पूरा क्वेश्चन है. तो इसीलिए मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ यूनिक फीचर सारे फाइलम के याद नहीं करने हैं. यू ऑल्सो हैव टू नो कि कौन सा फाइलम किस तरह का रिप्रोडक्टिव सिस्टम एग्जिबिट करता है या फिर उसकी बॉडी सिमेट्री कैसी होती है. यू हैव टू लर्न ऑल द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट द फाइलम. ठीक है. टीनोफोर के बारे में बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ भी नहीं है. दे परफॉर्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है. अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, दे डेवलप थ्रू डिफरेंट लार्वल स्टेजेस. डायरेक्टली वो टीनोफोर का बच्चा टीनोफोर अडल्ट स्टेज में नहीं बन जाता. दे रिक्वायर सम स्टेजेस इन द डेवलपमेंट. तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा आंसर. ठीक है. हैव सेपरेट सेक्सेस इज नॉट देयर इन टीनोफोर. नाउ moving on to the next question. Ascaris is characterized by
The absence of true coelom but presence of metamerism, presence of neither true coelom nor metamerism, presence of true coelom but the absence of metamerism, presence of true coelom and metamerism. Easy question है, again ये easy question है, and you can do this. आसानी से तुम लोग ये कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो. एस्कैरिस कौन से फाइलम का मेंबर है? एस्केहेलमिन्स. एस्केहेलमिन्स अभी मैंने तुम्हें बताया है थोड़ी देर पहले जब हम लोग सीलोम के बारे में पढ़ रहे थे, एस्केहेलमिन्स के सीलोम के बारे में, कि एस्केहेलमिन्स किस तरह का सीलोम कंटेन करता है. तो उसमें नहीं होती ट्रू सीलोम, उसमें नहीं होती ट्रू सीलोम. ठीक है. मेटामेरिज्म एनेलिडा का फीचर है तो इसमें मेटामेरिज्म भी नहीं होगा. प्रेजेंस ऑफ नीदर ट्रू सीलोम और नॉर मेटामेरिज्म. सिंपल सा क्वेश्चन है, ये चीज हमेशा याद रखना. एस्केहेलमिन्स का जो सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है फॉल्स सीलोम प्रेजेंट होना, क्योंकि ये बाकी और किसी भी फाइलम में ऐसा नहीं है. किसी भी फाइलम या तो सीलोम होगा ही नहीं या फिर सीलोम होगा, ट्रू सीलोम होगा, बट ये ऐसा है जिसमें फॉल्स सीलोम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंडोपैरासाइट्स ऑफ ह्यूमंस डज शो विविपैरिटी? एंडोपैरासाइट, कुछ कीवर्ड्स को ना अंडरलाइन कर लिया करो क्वेश्चन. एंडोपैरासाइट, विविपैरिटी. विविपैरिटी का क्या मतलब होता है? गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस एंड नॉट लेइंग एग्स. लेइंग एग्स वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं ओविपेरस. ओविपैरिटी देखने को मिलती है उनमें. विविपेरस या विविपैरिटी उनमें देखने को मिलेगी जो अपना बच्चा खुद जन्म देते हैं. एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल, एंटेरोबायस स्पाइरलिस, ट्राइकिनेला स्पाइरलिस, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, इन चारों में से कौन सा ऐसा वो एंडोपैरासाइट है? एंडोपैरासाइट का क्या मतलब होता है? एंडोपैरासाइट का मतलब होता है हमारे बॉडी के या अपने होस्ट के बॉडी के अंदर रहकर उनसे न्यूट्रिशन डिराइव करना, बिना उनको मारे, बिना उनको किल किए. तो ऐसा कौन सा वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें विविपैरिटी शो होती है? तो वो ऑर्गेनिज्म होता है बेटा एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स. एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स जो एस्केरियासिस प्रोड्यूस करता है, मतलब एस्केरियासिस प्रोड्यूस नहीं, कॉज करता है. एस्केरियासिस इज अ डिजीज और ये इंटेस्टाइनल डिजीज है. ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में ये अपने अपने बच्चे बहुत सारे पैदा करता है, छोटे छोटे कीड़े जैसे वो होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एनेलिड्स. अब आ गया एनेलिडा का क्वेश्चन. न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड. Reproduction occur both asexually and sexually. Like Nereis, Ferretima, Hydrodenaria have monoecious condition. Aquatic forms are completely absent. So this is all about the annelid. अब annelida के अंदर आपको बताना है कि कौन सी चीज होती है, कौन सी चीज नहीं होती है. कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स मैं तुम लोगों को बता देती हूँ एनेलिडा में. अगर हम बात करें एनेलिडा के तो दे आर यूजुअली सेगमेंटेड. दे आर यूजुअली सेगमेंटेड या फिर हम इसको रिंग्ड वर्म भी बोल सकते हैं. ये एक्वेटिक हो सकते हैं, मराइन एंड फ्रेश वाटर बोथ. तो यहाँ पर एक तो कट गया, एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया बिकॉज दे आर एक्वेटिक, दे आर टेरेस्ट्रियल ऑल्सो, दे आर फ्री लिविंग, दे आर समटाइम्स पैरासिटिक. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनमें पाई जाती है. बाइलेटरल सिमेट्री इनमें देखा जाएगा. ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों ही जर्माइनल लेयर प्रेजेंट होता है. मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं ये, यानी कि हर एक सेगमेंट कोई ना कोई कंपार्टमेंट, कोई ना कोई ऑर्गन एग्जिबिट जरूर करेगा. सीलोमेट होते हैं बिकॉज दे कम आफ्टर एस्केहेलमिन्स. तो ये ट्रू सीलोम इनमें पाई जाएगी. ये कुछ बेसिक इनके क्या कहते हैं फीचर्स हो गए. अब रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली सेक्सुअली दोनों तरीके से होता है. ऐसा है या ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है. एसेक्सुअली नहीं, दे विल reproduce only by sexual method.
नेरीज, फेरेटिमा, हाइड्रोडोनोरिया, ये सब मोनोशियस कंडीशन में पाए जाते हैं। क्या ऐसा होता है? इसमें से कुछ मोनोशियस है और कुछ डायशियस है। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इन तीनों में, नेरीज, फेरेटिमा और हाइड्रोडोनेरिया में, कौन कौन मोनोशियस होता है यानी बाइसेक्सुअल, और कौन डायशियस होता है यानी यूनिसेक्सुअल होता है। यू विल कमेंट दिस इन द कमेंट बॉक्स। ये तुम्हारा हो गया होमवर्क। तो ये सारी चीजें तो नहीं होगी। द राइट आंसर इज पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होगा जो लेटरल नर्व से कनेक्टेड है टू द डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, क्योंकि ये क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट करता है ना। Which one of the following features is not present in the phylum Arthropod? Metameric segmentation, parapodia, jointed appendages, chitinous exoskeleton। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ भी इसमें समझाने की जरूरत भी है। अगेन मैं तुम लोगों को आर्थ्रोपोडा के कुछ बेसिक फीचर्स बता देती हूँ। आर्थ्रोपोडा जो है वो इंसेक्ट का फाइलम है। तो ये आर्थ्रो का मतलब हो गया जॉइंट्स, ठीक है, और पोडा का मतलब हो गया लेग या फिर अपेंडेजेस। तो जॉइंटेड अपेंडेजेस या जॉइंटेड लेग्स आर द यूनिक फीचर अबाउट द आर्थ्रोपोड्स। इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। लार्जेस्ट फाइलम है हमारे एनिमल किंगडम का। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें भी देखी जाती है। ये भी बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, सीलोमेट होते हैं, काइटिन की एक्सोस्केलेटन बनी होती है। इसीलिए आप देखते हो ना, कीड़े मकोड़े बहुत ही चिकने से, चमकीले से होते हैं। वो चमक अजीब सी होती है। एक चींटी को भी उठा के देख लो, उसकी भी बॉडी सरफेस एकदम पॉलिश्ड और शाइनी और एकदम चमकीली सी होती है। दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ काइटिन इन देयर सेल वॉल। काइटिन, सॉरी, नॉट इन द सेल वॉल, इन द एक्सोस्केलेटन काइटिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। वही काइटिन जो फंगस के सेल वॉल में है, वो काइटिन इनके एक्सोस्केलेटन में है, ठीक है। तो ये हो गया काइटिनस एक्सोस्केलेटन। नाउ जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। अब बात करें अगर हम पैरापोडिया की, तो पैरापोडिया का मतलब ही होता है ना सेवरल लेग्स, सेवरल लेग्स, और होते ही इंसेक्ट के सेवरल लेग्स। सो इट इज ऑल्सो देयर। मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं होता है, नॉट प्रेजेंट। अभी कितनी बार बोला मैंने, एनेलिडा में होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इनमें नहीं, बाकी किसी में भी नहीं होगा। एनेलिडा का डिफाइनिंग फीचर है, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव फीचर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये बताना है। चलो बताओ। Insect hemolymph has no role in oxygen transport in most cases. Insect hemolymph is mostly colorless, both A and B, none of these. Simplest question ever. इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन कुछ भी नहीं होगा, मुझे लगता है ऐसा। आर्थ्रोपोडा के बारे में ऑलरेडी इतनी सारी चीजें मैंने तुम लोगों को बता दी। अब इससे ज्यादा मैं क्या ही बताऊं, पूरा पूरा आंसर तो बता नहीं सकती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि बोथ ए एंड बी होगा तो यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि हीमोलिम्फ जो इनमें पाया जाता है ना, यही हीमोलिम्फ जो है ये है जो इनके बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। सो ऑब्वियसली देयर इज अ रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, मोस्ट केसेस में ऐसा ही होता है। और इनका हीमोलिम्फ जो है यूजुअली कलरलेस होता है। लिम्फ वर्ड आ गया यानी कलरलेस है। हीमो यानी कि समवेयर और दी अदर दे विल कैरी ऑक्सीजन, दे विल ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन गलत हो गया ना, यू नीड टू रियली नो अबाउट हीमोलिम्फ। आपको आर्थ्रोपोडा के बारे में थोड़ी सी और डीप स्टडी करनी पड़ेगी। डीप भी करने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा एनसीईआरटी खोलो ना भाई, और उसमें तुम देखो सारी चीजें तुमको मिल जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैगॉट इज द लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई, क्रैब, मॉथ, बटरफ्लाई। ये क्वेश्चन ना इतना ज्यादा पूछने जाने वाला क्वेश्चन है कि मैं क्या ही बताऊं। मुझे लगता है इन माय एक्सपीरियंस, मैं जब तक स्टूडेंट लाइफ में थी, हर दूसरे तीसरे पेपर में ये वाला क्वेश्चन तो मुझे मिल ही जाता था।
मैगॉट किसका लार्वा है? हाउस फ्लाई, क्रैब, मॉथ या फिर बटरफ्लाई? सो द राइट आंसर इज हाउस फ्लाई। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं। ओके, an important characteristics that hemichordates share with chordates is absence of notochord, ventral tubular nerve cord, pharynx with gill slit, pharynx without gill slit। जो हेमिकॉर्डेटा के साथ शेयर होता है, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा दोनों के बीच में शेयर होने वाला फीचर कौन सा है इन चारों में से? एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स या फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट्स। पहले ना हेमिकॉर्डेट को कॉर्डेट के ही सब फाइलम में प्लेस किया गया था, बट आफ्टर दैट थोड़ा सा जब और ज्यादा देखा गया कि नहीं, दे आर एक्सक्लूसिव, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अपने में अलग है, दैट डज नॉट मैच विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट, प्योर कॉर्डेट, तो उनको एक सेपरेट फाइलम में प्लेस कर दिया गया। एंड नाउ दे आर द 10th फाइलम इन एनिमल किंगडम, हेमिकॉर्डेट। एंड आंसर बहुत बहुत ज्यादा इजी है, जल्दी से आप लोग सोचो इसके बारे में कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। अब ये सोचो कि कौन सा फीचर कॉर्डेट में नहीं होता, क्योंकि कॉर्डेट में भी है और हेमिकॉर्डेट में भी है। तो कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड तो होता ही है, तो ये तो आंसर नहीं हो जाएगा। वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, वेंट्रल नहीं डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड पाया जाता है कॉर्डेट में, तो ये तो नहीं होगा। फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट भी नहीं होगा, बिकॉज दे हैव फेरिंग्स विद गिल स्लिट। तो आंसर सीधा सीधा यही होना चाहिए ना। सीधा समझो कि अच्छा मान लो मैं तुमसे कह रही हूं कि तुम और तुम्हारे दोस्त ने सेम परसेंटेज बोर्ड एग्जाम में कंटेन किए हैं, तो सेम परसेंटेज का क्या मतलब हुआ कि तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ मार्क्स भी तो सेम ही होंगे। तो तुम उससे ये थोड़ी पूछोगे टोटल मार्क्स कितने आए। अबे सोचो यार इस चीज के बारे में, अगर परसेंटेज सेम है तो टोटल मार्क्स भी सेम होंगे, तो तुम्हारे जितने टोटल मार्क्स होंगे उसके भी उतने ही टोटल मार्क्स होंगे। ये इतना ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चल मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट वर्टिब्रेट कैरेक्टर। अब तुमको सीधा आ जाना है कॉर्डेटा के अंदर, वर्टिब्रेटा में वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, kidneys for excretion and osmoregulation, paired appendages which may be fins or limbs, none of these। यहाँ पर इनकरेक्ट बताना है आप लोगों को, यहाँ पर आपको इनकरेक्ट बताना है। वर्टिब्रेटा का भी कुछ क्या कहते हैं डिफाइनिंग फीचर होता है, एंड यू मस्ट नो अबाउट दिस। वेंट्रल मस्कुलर हार्ट भी पाए जाते हैं वर्टिब्रेटा में, किडनीज भी पाई जाती है एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन करने के लिए, पेयर्ड अपेंडेजेस भी होते हैं जो कि फिन्स भी हो सकते हैं, लिम्स भी हो सकते हैं। नन ऑफ दीज तो यहाँ पर कोई है ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा कि नन ऑफ दीज, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट विविपेरस, यानी कि वो ओविपेरस है। फ्लाइंग फॉक्स, बैट, एलिफेंट, प्लेटिपस, व्हेल। विविपेरस नहीं है। एग लेइंग मैमल के बारे में सोचो, कौन सा एग लेइंग मैमल होता है? इसके बारे में मैंने शायद एक वीडियो भी बनाई थी, या फिर वो वीडियो कभी मैं पोस्ट कर ही नहीं पाई, ऐसा भी हो सकता है। बट हाँ, इसका आंसर बहुत इजी है, एक्सेप्शनल केसेस में से आता है। एंड अगेन मैं तुम लोगों को एक नया तरह का क्वेश्चन दिखा रही हूँ जिसमें एक्सेप्शनल केसेस पूछे जाते हैं। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? प्लेटिपस इज द राइट आंसर। बाकी सारे जो हैं वो सब विविपेरस हैं। विविपेरस यानी कि दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। प्लेटिपस एक ऐसा ओनली मैमल है जो अंडे देता है। Next question, which of the following characteristic is shared by both birds and mammals?
पिगमेंटेड स्किन है, न्यूमैटिक बोन्स, विविपेरिटी, वार्म ब्लडेड ओनली। यहाँ पर बर्ड और मैमल के बीच में आपको बताना है कि बर्ड और मैमल दोनों में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक शेयर होती है, दोनों में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक शेयर होती है, क्या उनमें पिगमेंटेड स्किन होता है। न्यूमैटिक बोन्स क्या मैमल्स और उनमें बर्ड्स में दोनों में होते हैं। विविपेरिटी क्या दोनों में होती है। वार्म ब्लडेड दोनों में होती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ओ माय गॉड बेटा, पिगमेंटेशन मैमल्स में तो देखने को मिल जाएगा, बट बर्ड में कौन सा पिगमेंटेशन होता है, कौन से वो अलग अलग पिगमेंट वाले होते हैं, मतलब उनका कलर अगर डिफरेंट है, मान लो कौवा काला है और पिजन के दूसरे अलग अलग कलर्स है, स्काई ब्लू टाइप, तो दे हैव देयर ओन क्या कहते हैं, बिकॉज ऑफ द कलर, मतलब पिगमेंटेशन कलर दोनों सेम चीज है, पर समझो पिगमेंटेशन यहाँ हो गया कि इंसान ही अलग अलग रंग का तुम्हें दिख रहा है, मिल रहा है, ठीक है। इंसान अगर है तो दे हैव डार्क स्किन, दे हैव आइवरी, दे हैव फेयर स्किन टोन, दे हैव डिफरेंट कॉम्प्लेक्शन, बट बर्ड के स्पीशीज में ऐसा नहीं है। अगर कौवा काला है तो सारे ही कौवे काले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं कहना चाह रही हूँ, न्यूमैटिक बोन्स तुम्हारा सिर्फ बर्ड्स में पाया जाता है। हमारे में न्यूमैटिक बोन्स होके क्या होगा, खोखली हड्डियां का हम क्या करेंगे, टूट जाएगा बहुत आसानी से, वो अलग हो जाएगा। विविपेरिटी, कभी मैंने नहीं देखा कि बर्ड ने बर्ड को ही जन्म दिया हो, वो हमेशा अंडे देती है, ओविपेरस होती है। लेकिन वार्म ब्लडेड बर्ड्स और मैमल्स दोनों होते हैं। आई एम श्योर आप में से मैक्सिमम बच्चों का ये क्वेश्चन तो सही ही गया होगा। Give yourself some reward for completing these MCQs correctly, and now we are here to do some questions. चल, how useful is the study of the nature of body cavity and coelom in the classification of animals? अब अगर जिन भी बच्चों को अभी तक सीलोम का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया या उनको नहीं पता कि सीलोम एक्चुअल में होती क्या है, तो अब हम लोग इसके बारे में समझेंगे। मैं ज्यादातर वर्बली तुम्हें ये क्वेश्चन समझाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी यू हैव अ डायग्राम गिवन ओवर हियर। जो भी कीवर्ड्स होंगे, की पॉइंट्स होंगे जो मुझे लगेगा कि आपको जानना जरूरी है ताकि आप अपने आंसर राइटिंग में उन कीवर्ड्स को यूज कर सको एंड फ्रेम कर सको एक बढ़िया सा सुंदर सा आंसर, वो मैं यहाँ पर लिख दूंगी। अब सीलोम होता क्या है ना, सीलोम इज अ बॉडी कैविटी जिसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है। ऐसा बोल सकते हैं, सीलोम इज द फ्लूइड फिल्ड बॉडी स्पेस या बॉडी कैविटी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और बॉडी वॉल के बीच में पाई जाती है। क्या है सीलोम? फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी प्रेजेंट इन between body wall and gut wall. Gut is your digestive system, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा सीलोम के बारे में कि ये होता क्या है। सीलोम का प्रेजेंट होना या एब्सेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। यू मस्ट नो दैट एनिमल्स जिनमें ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, ये सीलोम होता है, उनको सीलोमेट बोलते हैं, और जिनमें ये नहीं होता उनको हम एसीलोमेट बोलते हैं। एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, इन सब में सीलोम, ट्रू सीलोम पाई जाती है, हेंस they are known as coelomate animals. On the other hand, जो भी एनिमल जिनमें सीलोम नहीं पाया जाता, इट इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, या फिर पाया भी जा रहा है तो इट इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, क्योंकि जनरली इट इज लाइंड बाय मेसोडर्म, तो उनको हम सीडोसिलोमेट बोलेंगे। एंड ऐसे एनिमल्स में मेसोडर्म स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में, ठीक है, ये सीडोसिलोम है, दिस इज द सीडोसिलोम, ठीक है, ये एंडोडर्म हो गया, ये मेसोडर्म हो गया। तो मेसोडर्म से वो पूरी तरीके से लाइंड नहीं है, ठीक है, वो पूरी तरीके से लाइंड नहीं है चारों तरफ से यहाँ पे भी होना चाहिए था ना मेसोडर्म को, ऐसा है नहीं। तो ये हो गया सीडोसिलोम, यहाँ पर सीलोम जैसा कुछ भी है ही नहीं, ये डाइजेस्टिव
कैविटी हो गई, ये एंडोडर्म हो गया, ये मेसोडर्म हो गया, ये एक्टोडर्म हो गया। तो ऐसो को हम कहते हैं सीडोसिलोमेट एनिमल, और सिर्फ एस्के हेलमिन्थ्स फाइलम में ही आपको स्यूडोसिलोम देखने को मिलेगा। जिनमें बिल्कुल भी बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है वो एसिलोमेट होते हैं, और इसका एग्जाम्पल हो गया प्लेटीहेलमिन्थ्स। इसका एग्जाम्पल हो गया प्लेटीहेलमिन्थ्स, क्योंकि प्लेटीहेलमिन्थ्स से जब नीचे आप जाओगे ना तो उनमें 3 जर्माइनल लेयर्स तो होते ही नहीं है, मेसोडर्म तो उनमें होता ही नहीं है। तो जब मेसोडर्म ही नहीं है तो फिर हम क्या बॉडी कैविटी वगैरह की बात करें, वो सब एसिलोमेट हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ क्लासिफिकेशन की गई है एनिमल्स की, कि यहाँ से यहाँ तक एसिलोमेट, ठीक है, प्लेटीहेलमिन्थ्स से नीचे सारे के सारे एसिलोमेट होंगे, प्लेटीहेलमिन्थ्स भी एसिलोमेट होगा, एस्के हेलमिन्थ्स सूडोसिलोमेट होगा, और एस्के हेलमिन्थ्स से ऊपर जितने भी फाइलम है दे आर ट्रू सिलोमेट। Now, moving on to the next question, distinguish between intracellular and extracellular digestion. अभी यहाँ तक आप लोगों ने क्लास 11 पूरी पढ़ ली है। अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं पता इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो जब इंट्रा का मतलब होता है अंदर, सेलुलर यानी सेल, सेल के अंदर, सेल के भीतर जब डाइजेशन का प्रोसेस होता है, दैट इज इंट्रा सेलुलर। विदिन द सेल, जो विदिन द सेल डाइजेशन हो रही है दैट इज इंट्रासेलुलर। एक्स्ट्रासेलुलर जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल की कैविटी के अंदर हो रहा है, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट है या टिश्यूज प्रेजेंट है, वो हो जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, यानी कि सेल के बाहर हो रही है डाइजेशन। अब बात करें अगर इंट्रासेलुलर डाइजेशन की, तो इनमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं बाय द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, वो फूड वैक्यूल में सिक्रीट हो जाते हैं, ठीक है, वो फूड वैक्यूल में सिक्रीट हो जाएंगे। अब एक ही सेल, सेल के ही अंदर अगर डाइजेशन होना है तो सिक्रीशन सबको थोड़ी थोड़ी करनी होगी, एंड एक ऐसा किचन जैसा एक जगह होना चाहिए, एक स्पेस होना चाहिए सेल के अंदर जहां पर डाइजेशन कंप्लीट हो। और सेल की बात करें तो फूड वैक्यूल इज द बेस्ट स्पेस जहां पर ये होता है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट ऑर्गन या डिफरेंट टिश्यूज या डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और एलिमेंट्री कैनाल के कैविटी में उसको पोर करते हैं। इंट्रासेलुलर डाइजेशन में डाइजेस्टिव प्रोडक्ट, जो भी डाइजेशन के बाद प्रोडक्ट बना, वो साइटोप्लाज्म में ही डिफ्यूज हो जाएगा। डिफ्यूज कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ द concentration difference inside the food vacuole and the साइटोप्लाज्म, तो वो डिफ्यूजन हो जाती है उसके प्रोडक्ट की, क्योंकि जो भी चीजें इंट्रासेलुलर में होनी है वो सेल के अंदर ही होनी है। तो एक छोटे से सेल के अंदर डाइजेशन होने में कितना ही टाइम लगेगा, तो ये क्या हो जाता है, बहुत ही कम टाइम में भी कंप्लीट हो जाता, पर लेस एफिशिएंट होता है। क्या होता है? लेस एफिशिएंट मेथड होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होगा। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होगा। बात करें अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर और डाइजेशन की, तो जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट इसमें बनता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में, वो डिफ्यूज होता है अक्रॉस इंटेस्टाइनल वॉल, और बॉडी के हर एक पार्ट में, हर एक सेल में, हर एक टिश्यू में उसका प्रोडक्ट पहुंचेगा, यानी कि वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे। ज्यादा इफेक्टिव मेथड है ये डाइजेशन का, और ये होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो इसका मेन कीवर्ड है एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि हमारे में जिस तरह का डाइजेशन हो रहा है दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are the reasons that you can think of for the arthropods to constitute the largest group of the animal kingdom? कुछ नहीं, तुमसे सीधा सीधा यही पूछ रहा है
कि आखिर आर्थ्रोपोड लार्जेस्ट एनिमल किंगडम का फाइलम कैसे है, क्यों है, क्या रीजन है कि ये लार्जेस्ट फाइलम कहलाता है। तो रीजंस बहुत सारे हैं, मैं कुछ कुछ पॉइंट्स तुम लोगों को बताऊंगी। सबसे पहला पॉइंट है इनमें पाए जाने वाले जॉइंटेड अपेंडेजेस। जॉइंटेड अपेंडेजेस या जॉइंटेड लेग्स अलाउ करते हैं ज्यादा बेहतर मोबिलिटी या फिर लोकोमोशन, ठीक है, और हार्ड एक्सोस्केलेटन इनको प्रोटेक्ट करता है, इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो इतना ज्यादा प्रोटेक्शन में कोई भी ऑर्गेनिज्म ज्यादा ही पनपेगा एंड इट विल इवेंचुअली बिकम द लार्जेस्ट फाइलम। सेगमेंटेड बॉडी प्लान इनमें पाई जाती है, इनका एक्सोस्केलेटन तो हो गया है। सेगमेंटेड बॉडी प्लान का मतलब क्या हो गया कि इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट जो इनके बॉडी पार्ट्स या उसके फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। स्पेशलाइज्ड बॉडी पार्ट एंड देयर फंक्शंस। बेसिकली कोई भी फाइलम का बहुत बड़ा होना, लार्जेस्ट फाइलम होना, या उस फाइलम में ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिज्म का एग्जिबिट करना या एग्जिस्ट करना, ये इस बात को दर्शाता है बच्चों कि उसकी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर कितना सही है, कितना मजबूत है, और उसको जल्दी कोई मतलब मार नहीं सकता, उसका शिकार जल्दी कोई नहीं कर सकता। एंड दे हैव डिफरेंट अडेप्टेशन, अडेप्टेबिलिटी उनमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी तो कोई भी ग्रुप का ऑर्गेनिज्म ज्यादा पनप पाएगा, ज्यादा तेजी से इवॉल्व कर पाएगा। हाईली डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स इनमें पाए जाते हैं, हाईली डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स। तुम लोगों ने वो मूवी देखी है मक्खी मूवी? अगर तुम लोगों ने देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है तो देखना जरूर। इतनी सारी मूवीज देखते हो, एक मूवी और देख लोगे मेरे कहने पर तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। इतनी अच्छी टेक्निकलिटी उसमें दिखाई है। एक मक्खी जो कि कितने इंसानों के ऊपर भारी पड़ जाती है, उन लोगों को मारने की क्षमता रखती है, मतलब बिल्कुल लॉजिक वाले तरीके से उसमें दिखाया गया है कि we should never underestimate the power of even a small मक्खी, even a small housefly और fly, ठीक है। कंपाउंड आइज का प्रेजेंट होना जिसकी वजह से उनका विजन हमसे काफी ज्यादा टाइम्स ज्यादा अच्छा डेवलप्ड है। एंटेना टेक्टाइल है जिससे वो किसी भी तरह के इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को डिटेक्ट कर सकते हैं बहुत पहले, हमसे काफी पहले, और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं बहुत तेजी से, जो हम भी नहीं कर सकते। सो they have a lot of things that are more developed in them, और जहां पर ज्यादा डेवलपमेंट होगी वहां पर इवोल्यूशन भी ज्यादा होगा, अलग अलग फॉर्म्स में वो पूरे फाइलम के ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे एंड hence they will become the largest one. सॉरी। एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम इनमें पाया जाता है, ये भी लिख लो। एफिशिएंट तो ये सारी चीजें हैं जिसके वजह से यू कैन थिंक फॉर द आर्थ्रोपॉड्स दैट दे कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द एनिमल kingdom. Moving on to the next question. All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. Justify the statement, and I think this is one of the most important questions that exist in this chapter. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, और मान के चलो कि ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी तुम्हारे एग्जाम में हाई है, ठीक है। पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर खुद से देने की कोशिश करना, इस क्वेश्चन का आंसर देने की खुद से कोशिश करना कि सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट होते हैं, पर सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट क्यों नहीं होते? क्योंकि कॉर्डेट का ये
ब्रांच है, ये सब ब्रांच है वर्टिब्रेटा, ठीक है। नाउ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉर्डेट फाइलम है एनिमल किंगडम का जो पजेस करेगा कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर, और उनमें से फीचर्स होंगे इंक्लूडिंग प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट और पोस्टेनल टेल, ठीक है, पोस्टेनल टेल। ये 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो हर एक कॉर्डेटा में पाया जाता है। ऑन द अदर हैंड जो वर्टिब्रेटा है वो है सब ब्रांच ऑफ दिस फाइलम, यानी कि सब फाइलम है फाइलम कॉर्डेटा का। तो इसमें जितने भी फीचर्स हैं कॉर्डेट में वो तो पाए जाएंगे ही, क्योंकि ये कॉर्डेटा का ही सब फाइलम है, लेकिन उसमें कुछ एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक भी होगी जो कि इनको अलग बनाती है, ठीक है, जो कि इनको अलग बनाती है। फॉर एग्जाम्पल सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा है ना, वो इंक्लूड करता है ट्यूनिकेट। सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा है, वो इंक्लूड करता है लैंसलेट या फिर एम्फियोक्सिस, है ना। तो कॉर्डेट्स वो दोनों भी हैं, बट वो वर्टिब्रल कॉलम पोजेस नहीं करते जो वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रेटा पोजेस करता है, जो वर्टिब्रेटा पोजेस करता है, ठीक है। नोटोकॉर्ड डेवलप हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में, ये इन केस ऑफ वर्टिब्रेट ही होता है। इसके अलावा कंटेन ऑल द फीचर्स ऑफ कॉर्डेट, ठीक है। अदर सब फाइलम, बाकी के जो सब फाइलम है यानी कि यूरोकॉर्डेटा and cephalochordata do not contain vertebral column, contain vertebral column। तो इसके वजह से ये हो गया कि सारा वर्टिब्रेट कॉर्डेटा तो है, लेकिन सारा कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं है, क्योंकि हर कॉर्डेट में वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाई जाती। ऐसे करके यू हैव टू एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है और एग्जाम्पल भी बहुत प्यारे हैं। What are the modifications that are observed in birds that help them to fly? तुम्हारे मन में सीधा सीधा आ रहा होगा wings, feathers and pneumatic bones, and you are absolutely right। यही सारे एग्जाम्पल्स हैं जो तुम्हें बताने हैं। उसके अलावा भी इनकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड होती है ताकि स्मूथ मूवमेंट हो सके, है ना। लिखो स्ट्रीम लाइन बॉडी फॉर व्हाट, फॉर स्मूथ मूवमेंट। देन फेदर से पूरी बॉडी कवर्ड होती है ताकि इंसुलेशन प्रोवाइड हो सके, बॉडी इंसुलेटेड रहे। क्यों? क्योंकि ये वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स है ना, दे हैव टू हैव सम काइंड ऑफ अडेप्टेशन ताकि ये ऑस्मो रेगुलेशन कर सके और अपनी स्टेबिलिटी, थर्मोस्टेबल ये रह सके। 4 लिम्स इनके विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं और हाइंड लिम्स को वॉकिंग के लिए या रनिंग के लिए या स्विमिंग के लिए, पर्चिंग के लिए यूज किया जा सकता है। 4 लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ न्यूमैटिक बोन्स ताकि इनका वेट रिड्यूस हो सके। खोखली हड्डियां होंगी तो ज्यादा उनमें वेट नहीं होगा और इससे क्या होगा, एयर में ना ये बैलेंसिंग भी कर पाएंगे। मतलब अगर इनकी हड्डियां, इनके न्यूमैटिक बोन्स जो है अंदर से खोखले नहीं होते तो डेंसिटी का डिफरेंस आ जाता और फिर दे वुडंट बी एबल टू फ्लाई प्रॉपरली। तो न्यूमैटिक
बोन्स हो गए टू रिड्यूस देयर वेट, एंड देन इनके पास कुछ एडिशनल एयर सैक भी प्रेजेंट होता है ताकि वो रेस्पिरेशन को भी सप्लीमेंट कर सके। एयर सैक, ये सारे मॉडिफिकेशंस टू रिड्यूस वेट, नो फैट डिपॉजिट, सिंगल ऑर्गन्स, हॉलो बोन्स, वाटरप्रूफ फेदर्स होते हैं। एयर ड्रैग को रिड्यूस करने के लिए स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, अरेंज्ड फेदर्स होते हैं। लिफ्ट को टू जनरेट लिफ्ट, एरोफॉइल शेप की विंग्स होती है, स्ट्रॉन्ग चेस्ट मसल्स होते। सॉरी, नाउ दिस मस्ट बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, और इसी क्वेश्चन से तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाने वाला है। ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है। अब आपको बताना है, आपको मैच करना है सबको, यू हैव टू मैच दीज क्वेश्चंस। चलो, ओपरकुलम किसमें प्रेजेंट होगा? पैरापोडिया, स्केल्स, कोम प्लेट्स, रेडुला, हेयर, कोनोसाइट, गिल स्लिट, टीनोफोरा, मोलस्का, पोरीफेरा, रेप्टिलिया, एनेलिडा, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिथीस, मेमेलिया, ऑस्टिक्थीज। बहुत बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताओ। इतना अच्छा क्वेश्चन है, हम शुरू से शुरू करेंगे सारी चीजें। सबसे पहले हम बात करते हैं ओपरकुलम की। तो ओपरकुलम किसमें प्रेजेंट होता है? पैरापोडिया, अभी तो पढ़ा है ना। अच्छा चलो, जो जो तुम्हें इजी लग रहा है पहले वो पहले करते हैं। पैरापोडिया किसमें प्रेजेंट होता है? सेवरल लेग्स, अभी मैंने तुम लोगों को बताया था, वो किसमें होंगे? उसके बाद कोम प्लेट्स भी है, स्केल्स भी है, रेडुला है, हेयर है, कोआनोसाइट है। कोआनोसाइट तो बता दो भाई, कोआनोसाइट में तो कुछ भी नहीं होगा, अभी पढ़ा है। इट इज पोरीफेरा। ये कहाँ चले गए हम? ठीक है, इट इज पोरीफेरा। गिल स्लिट किस में पाई जाती है? हेयर किस में पाया जाता है? हेयर इज अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेमेलिया। हेयर इज अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेमेलिया, राइट राइट। ओपरकुलम किस में पाया जाता है? ऑस्टिक्थीज में। ऑस्टिक्थीज में। पैरापोडिया इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनेलिडा, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। फिर स्केल्स, स्केल्स इज द फीचर ऑफ रेप्टिलिया। सांप अपने स्केल्स निकालता है ना, अपनी केंचुएं छोड़ता है, तो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेप्टिलिया। कोम प्लेट, कोम प्लेट भाई, इट इज द मोस्ट डिफाइनिंग यूनिक फीचर ऑफ टीनोफोरा। एक ही चीज तो है उसमें जो उसको बचाती है। फिर रेडुला, रेडुला किस में पाया जाएगा? मोलस्का में। एप्पल स्नेल है, पाइला है, इन सब में रेडुला होते हैं। गिल स्लिट्स लास्ट बच गया, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा एंड कॉन्ड्रिथीस। बहुत ही सिंपल था, कुछ भी नहीं था इसमें, है ना। तो ऐसे करके पता नहीं तुम्हें समझ में आएगा या नहीं आएगा। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ए के आगे आंसर लिख देती हूँ, ठीक है। तो ओपरकुलम का हो गया तुम्हारा 8, पैरापोडिया हो गया 5, कोम प्लेट्स हो गया 1, नहीं सॉरी स्केल्स है ना, ये स्केल्स हो गया, रेप्टिलिया, कोम प्लेट हो गया 1, रेडुला हो गया, मोलस्का, एंड हेयर हो गए मेमेलिया, और कोआनोसाइट्स हो गया तुम्हारा 3rd पोरीफेरा, देन गिल स्लिट्स तुम्हारा 6th साइक्लोस्टोमेटा और कॉन्ड्रिथीस। सिंपल। इस तरह से अगर याद करोगे तो भाई कुछ भी नहीं बचेगा तुम्हारा एनिमल किंगडम में। इट इज वेरी इजी चैप्टर, बहुत प्यारा सा चैप्टर है। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन होता है खत्म। विल मीट सून फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। और ध्यान से पढ़ो, तैयारी अच्छी करो अपने एग्जाम की, और फिर जल्द मिलेंगे हम लोग क्लास 12th के नए बैच के साथ। टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन। सेशन अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और जहां पर मैंने होमवर्क पूछा था ना तुम लोगों से, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू एवरीवन।